एक्चुअली हम लोग डिस्कस कर रहे थे, हम लोगों ने पेरिफेरल स्पोर्ट एरियाज में मुख्तलिफ किस्म के एरियाज को डिस्कस किया था, जो हम लोग कह रहे थे कि ये पेरिफेरल स्पोर्ट में आते हैं, क्लासरूम कॉन्फ्रेंस कुछ अदर्स। आज हमारा अगला टॉपिक होगा पेरिफेरल स्पोर्ट एरियाज में। अगले जो स्पोर्ट एरिया का एरिया होगा वो होगा सेकंड बच्चों। हम लोग डिस्कस कर रहे थे वर्क एंड स्टोरेज एरिया को। तो ये कौन सा एरिया होगा? क्लीन एंड स्टीराइल सप्लाईज एंड इक्विपमेंट्स आर सेपरेटेड फ्रॉम सॉइल्ड आइटम्स एंड ट्रैश। वो चीज़ें जो पेशेंट सर्जरी में यूज़ हो चुकी हैं वो सॉइल्ड आइटम्स होंगी, ट्रैश होगा। इसके अलावा वो चीज़ें जो अभी यूज़ नहीं होंगी वो क्लीन और स्टीराइल सप्लाईज होंगी। सप्लाईज के बारे में ऑलरेडी आपको डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। द सर्जिकल सुइट हैज़ क्लीन कोर एरिया, ओनली क्लीन और स्टीराइल आइटम्स आर स्टोर्ड है। अगर आपने एक ऐसा एरिया बनाया हुआ है जहाँ पे जस्ट आपने उसको स्टीराइल जगह दी हुई है, तो वहाँ पे क्लीन और स्टीराइल आइटम्स ही रखेंगे। अच्छा, मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे जो स्टीराइल आइटम्स होती हैं वो कवर्ड होती हैं विद जो स्टीराइल पैकेजिंग्स की जो मिल से या मैन्युफैक्चरर्स की जगह से बन के आती हैं। जैसे जितनी भी सप्लाईज हैं हमारी, वो डबल जो है ना उसके ऊपर कवरिंग होती है। एक आउटर कवरिंग होती है जो ज़ाहिर है लेके आते हुए आगे आप उसको काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो डस्ट वगैरह उसके ऊपर पड़ी होती है। उसके अलावा उसके अंदर इंटरनल कवरिंग होती है, वो आपको उसको हम लोग स्टीराइल कंसीडर करते हैं। उसको हम स्टीराइल फील्ड के ऊपर रख भी सकते हैं। वो आपको पता है कि वो आप लोगों ने स्टेरिलाइजेशन के टॉपिक में पढ़ा होगा कि उसकी जो टर्मिनल स्टेरिलाइजेशन होती है वो गैमा रेस की मदद से होती है, जब पैकेजिंग जो है ना वो एक दफ़ा बन चुकी होती है। ठीक है, तो तो इसको आप सर जी जी सर इसमें जो पैकेजिंग की स्टेरिलाइजर होती है ये किसी गैस के थ्रू होती है, किस मैंने चीज से बताया होती है? बच्चे अभी गैमा स्टेरिलाइजेशन करते हैं टर्मिनल क्लीनिंग के लिए, ये आपको स्टेरिलाइजेशन में ओके। बताया। उसे ओके कहते हैं सर। टर्मिनल। जब एक दफा वो पैकेजेस बंद हो जाते हैं ना, जो पैकेज बन जाते हैं, उसके अंदर फिर गैमा रेज की जो ना स्टरलाइजेशन उसकी मदद से की जाती है, रेडिएशन स्टरलाइजेशन की जाती ओके सर। है। soiled items are taken to the decontamination area for processing before being stored, or they are taken to the disposable area. जो soiled items अगर तो ऐसे हैं जिनको आप दोबारा उसके बना सकते हैं, स्टीराइल कर सकते हैं, तो आप उसको डिकंटामिनेट करके स्टीराइल करके दोबारा यहाँ पे आके स्टोर कर सकते हैं। या अगर वो डिस्पोजेबल है तो उसको डिस्पोज कर दिया। The air handlers in the contaminated areas are set to negative pressure. अच्छा, यहाँ पे जो प्रेशर है वो आपने याद रखना है एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए कि नेगेटिव प्रेशर होना चाहिए, जो कि कॉरिडोर्स में होता है। सो द डोर शुड रिमेन क्लोज्ड व्हेन पर्सनल आर नॉट एंटरिंग और लिविंग। इसका भी आपने दरवाजे बंद ही रखने जब कोई यहाँ पे आ जा नहीं रहा। Work and storage areas are provided for handling all types of supplies and equipments, whether clean or contaminated. जो वर्क एंड स्टोरेज एरियाज है ना, इसको आपने इस तरीके से बनाया जा सकता है कि आप इसके हर किस्म की सप्लाई जो है, चाहे वो क्लीन है चाहे कंटामिनेट है, वो यहाँ पे आप इसको आगे रख सकते हैं। अच्छा, कंटामिनेटेड सप्लाईज को डजंट मीन कि आप उसको स्टीराइल सप्लाईज के साथ रख दें। स्टीराइल सप्लाईज की चूंकि एक एक्सटर्नल कवरिंग होती है, तो इसलिए उसकी चीज़ अगर पास कोई आज चीज़ रख भी जाए तो उसकी इंटरनल जो स्टेरिलाइजेशन है वो ख़राब नहीं होती, वो कभी भी ख़राब नहीं होती। ठीक है, तो आपने वर्क एंड स्टोरेज एरियाज को इस तरीके से बनाना है कि आप वहाँ पे क्लीन के लिए सेपरेट और जो है कंटेमिनेट जो सप्लाईज है वो सेपरेट रखा जा सके। उसके अलावा एनेस्थीसिया वर्क एंड स्टोरेज एरिया, इसको भी आप पेरिफेरल स्टोरेज एरिया में, पेरिफेरल स्पोर्ट एरिया में कंसीडर करते हैं। स्पेस मस्ट बी प्रोवाइडेड फॉर स्टोरिंग एनेस्थीसिया इक्विपमेंट एंड सप्लाईज। अच्छा, ये जो स्टोरेज एरिया है वो स्पेशली एनेस्थीसिया की चीज़ों के लिए होगा, जिसमें गैस टैंक्स आर स्टोर्ड इन अ वेल वेंटिलेटेड नेगेटिव प्रेशर एरिया, जिसमें गैस टैंक्स जिसमें मुख्तलिफ किस्म की गैसेज हम लोग एनेस्थीसिया में यूज़ करती हैं। ठीक है, दे शुड स्टैंड अपराइट इन अ सिक्योर टेबल बेस फॉर सेफ्टी। इनकी जो एनेस्थीसिया में आप लोग डिटेल से पढ़ेंगे कि गैस टैंक्स को आपने कैसे हैंडल करना है, उनकी हैंडलिंग क्या है। वो बड़ा डिटेल्ड वाइज टॉपिक है कि उसमें उनको अपराइट स्टैंड में है, और उसके आपको पता है नीचे उसके एक सेफ्टी के लिए एक उसकी बेस बनाई जाती है जिसके अंदर फिर उसको मूव भी कराया जा सकता है। नॉन डिस्पोजेबल आइटम मस्ट बी थ्रूली डिस्कंटामिनेटेड एंड क्लीन्ड आफ्टर यूज इन एन एरिया सेपरेट फ्रॉम स्टीराइल सप्लाईज। अगर यहाँ पे अगर डी कंटामिनेटेड आइटम्स भी रखनी है तो जस्ट लाइक दैट वहां पे हमने देखा, यहाँ पर भी आपने उसका एक सेपरेट एरिया बनाना है। स्टोरेज एरिया इंक्लूड्स अ सिक्योर्ड स्पेस फॉर एनेस्थेटिक ड्रग्स एंड एजेंट। स्टोरेज एरियाज जो यहाँ पे आपने बनाएंगे
इसमें एनेस्थीसिया ड्रग्स के लिए और एजेंट्स के लिए आप एक स्पेशल एरिया को जिसमें आप ड्रग्स जो है ना वो रख सकते हैं। इसके लिए मोस्ट प्रोबेबली ऐसी ड्रग्स भी यूज़ होती हैं जो कि उनको रेफ्रिजरेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो रेफ्रिजरेटर भी यहाँ पे आप रखेंगे। सम फैसिलिटीज हैव ड्रग डिस्पेंसिंग, वहाँ पे ड्रग डिस्पेंसिंग मशीन होती है दैट रिक्वायर पॉजिटिव आइडेंटिफिकेशन टू ऑब्टेन मेडिकेशन फॉर पेशेंट। तो ये ड्रग डिस्पेंसिंग मशीन जो कि डिस्पेंस करती रहेगी कि भाई कौन सी ड्रग आई है कौन सी नहीं आएगी। तो ये अच्छी बात है, बारकोड रीडर की मदद से आप या और भी कोई टेक्निक आप यूज़ करेंगे, जितनी मेडिसिन निकली है उसका रिकॉर्ड होता जाए कि इतनी मेडिसिन जो है ना वो निकल चुकी है। हेलो, वालेकुम सलाम। सॉरी बच्चे, कॉल आ गया। अच्छा, लार्जर फैसिलिटीज हैव अ फार्मास्यूटिकल स्टेशन वेयर अ फार्मासिस्ट डिस्पेंसेस ड्रग्स। अच्छा, जो बहुत बड़े हॉस्पिटल होते हैं, तो वैसे तो ये फार्मेसी का या फार्मा जो स्टोर है वो हॉस्पिटल के अंदर सेपरेट होता है जहाँ पे फार्मासिस्ट बैठे होते हैं। जो बहुत छोटे हॉस्पिटल या नॉर्मल हमारे डीएच के हॉस्पिटल, लेकिन जो बहुत बड़ा एक फैसिलिटी है वहाँ पे ये हो सकता है कि आप एक फार्मासिस्ट जो है ना ऑपरेशन थिएटर के अंदर उसको उसकी ड्यूटी वहाँ पे करे, जो कि आने वाले ड्रग्स की डिस्पेंसिंग जो है ना वो करता है। उसके बाद आ जाता है हाउस कीपिंग स्टोरेज एरियाज। हाउस कीपिंग की जितनी भी चीज़ें हैं उनकी जो है ना वो एक स्टोरेज एरिया वहाँ पे होना चाहिए। क्लीनिंग सप्लाइज एंड इक्विपमेंट नीड टू बी स्टोर्ड। द इक्विपमेंट यूज्ड विद इन द रिस्ट्रिक्टेड एरिया इज केप्ट सेपरेट फ्रॉम दैट यूज टू क्लीन द अदर एरियाज। जितना भी इक्विपमेंट जो कि आपने यूज़ कर रहे हैं, जो कि रिस्ट्रिक्टेड एरिया के लिए यूज़ कर रहे हैं, उसको सेपरेट रखें, वो जो दूसरे एरियाज के लिए है। सिंक्स प्रोवाइड होते हैं स्टिकों के ऊपर, शेल्व्स होते हैं। अच्छा, ये वो सारी चीज़ें हाउस कीपिंग वो होगी जो कि हम लोग वो चीज़ें जो कि एक दफ़ा यूज़ हो चुकी हैं, इसको आपने हाउसकीपिंग के लिए भेजना है। मसलन इनको धुलने के लिए, इनकी सफाई के लिए स्पेशल जो है ना वो उसको आप भेजा जाता है सफाई के लिए। जो हाउसकीपर होते हैं आपके धोबी वगैरह जो भी आपके हॉस्पिटल के अंदर उनकी ड्यूटीज़ होती है बाकायदा। अच्छा, इनको आपने फर्ज़ करें कोई सॉइल्ड ड्रेप्स है या सॉइल्ड जो नॉन डिस्पोजेबल या रीयूजेबल ड्रेप्स आप यूज़ कर रहे हैं, ज़ाहिर है उसको आपने डायरेक्टली जाके तो स्टरलाइज़ेशन मशीन में नहीं रख देना उसको स्टेराइल करने के लिए, नहीं, उसकी पहले सफाई उसको धुलाया जाता है। तो ये जितनी भी धोने वाली चीज़ें हैं ना, जिनको आप बाद में लाके स्टेराइल करते हैं, ये सारी चीज़ें जो है ना उसके लिए एक स्पेशलाइज़्ड एरिया जिसे हाउसकीपिंग स्टोरेज एरियाज़ कहते हैं, जिसको बाकी एरिया सेपरेट यहाँ पे सिंक्स होंगे, शेल्व्स होंगी, ट्रैश हो गए, सॉइल्ड लॉन्ड्री रिसेप्टेकल्स जहाँ पे उसकी लॉन्ड्री को मदद से लेके जाया जाएगा। शुड नॉट बी अलाउड टू कम्युलेट इन द सेम रूम वेयर क्लीन सप्लाइज आर केप्ट। यहाँ पे वो कहता है कि अगर आपने लॉन्ड्रीज वगैरह को ऐसी जगहों पे नहीं रखना जहाँ पे आपने क्लीन सप्लाइज रखी हैं, उनको सेपरेट एरिया शुड बी प्रोवाइड। तो केयर हर लिहाज से कि स्टीराइल चीज़ों को और नॉन स्टीराइल चीज़ों को हमेशा सेपरेट ही रखना है, चाहे वो हाउसकीपिंग एरिया है चाहे वो स्टोरेज एरिया है। उसके अलावा कुछ और एरियाज जहाँ पे होते हैं, जहाँ पे जो आप बना सकते हैं, जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। आप कोई भी ऐसा एरिया आपके पास ऐसा है, वहाँ पे सेंट्रल प्रोसेसिंग एरिया बना सकते हैं। यूटिलिटी रूम आप कोई चाय वगैरह के लिए, कोई ऐसा हो सकता है कि चाय वगैरह की ज़रूरत पड़ जाती है, तो इस तरह के हिसाब इस तरह के एरियाज़ को आप जो है ना वो सेमी रिस्ट्रिक्टेड एरिया में बना के उनको आप वहाँ पे बना सकते हैं। जनरल वर्क रूम आपने कमरा डेज़िग्नेट कर दिया कि यहाँ पे अगर आपने कोई फ़ारग वक़्त में किसी बंदे ने बैठना है, तो वो अपना यहाँ पे काम कर सकता है। उसके बाद आ जाती है स्टोरेज। स्टोरेज जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैनी ओल्डर सर्जिकल सूट्स हैव इनएडिक्वेट फैसिलिटीज़ फॉर स्टोरेज ऑफ स्टीराइल सप्लाइज, इंस्ट्रूमेंट्स और बुल्क इक्विपमेंट। जो पुराने सर्जिकल सूट्स थे वहाँ पे कोई इतनी ज़्यादा स्टोरेज के लिए ऑपरेशन थिएटर को डेजिग्नेट ही नहीं करते, तो बाहर से चीज़ें आती थी, वही स्टोर होती थी। ऑपरेशन थिएटर हॉस्पिटल का स्टोरेज रूम जो था वही ऑपरेशन थिएटर का स्टोरेज रूम था, जितने भी भारी इंस्ट्रूमेंट जो भी हैं वहाँ पे। Those responsible for calculating adequate storage space for instruments sterile। अब देखें, मैं आपको बताता हूँ, हम लोग जब वहाँ पे थे तो वहाँ पे हमारे कम से कम उन्होंने 10-12 जो है ना वो हमें सक्शन मशीन ला के रख दी कि हमारे पास जगह नहीं है, इसको ऑपरेशन थिएटर में संभाल लो। वहाँ पे उन्होंने सिया मशीन ला के दे दी हमको कि इसको संभाल लो। वहाँ पे उन्होंने कोई जो है हमको प्लास्टर ऑफ पेरिस कटर जो है ना वो 3-4 ला के रख दिए। वहाँ पे हमने डर्माटोम मशीन, जो बड़ी बड़ी बुल्की इंस्ट्रूमेंट जितने भी हैं, या एक्सरे करने वाली मशीन, ये सारी की सारी ऑपरेशन थिएटर की रिक्वायरमेंट है, जो कि उन्होंने कहा कि भाई इसको हमारे हॉस्पिटल जो है आप इसको ऑपरेशन थिएटर में एडजस्ट करें। खैर, तो वहाँ पे हमारा एक स्टोरेज एरिया बनाया गया, बहुत बड़ा स्टोरेज एरिया ऑपरेशन थिएटर की इन हैवी इंस्ट्रूमेंट्स के लिए ज़रूरी है, जहाँ पे ये आप इन चीज़ों को जो कि आप टेम्परेरी तौर पे इसको वहाँ पे रख सकें। जब ज़रूरत पड़ती है तो आप इसको लेके ऑपरेशन थिएटर के अंदर आएँ।
लेकिन इनकी क्लीनिंग ये सब चीज़ें जो है ना वो ज़रूरी है, ठीक है। और ये भी सेमी रिस्ट्रिक्टेड एरिया में होगा। दो रिस्पॉन्सिबल फॉर कैलकुलेटिंग एडिक्वेट स्टोरेज स्पेस फॉर इंस्ट्रूमेंट, स्टीराइल एंड अनस्टीराइल सप्लाईज एंड मोबाइल इक्विपमेंट सच एज स्पेशल ऑपरेटिंग रूम बेड्स, ये जो चीज़ें आपके पास बेड एक्स्ट्रा आ गया है, स्पेशलिटी कार्ड्स आ गई हैं, इक्विपमेंट आ गया है, इट शुड कंसीडर द साइज ऑफ द एंटायर सर्जिकल सूट। तो ये स्टोरेज एरिया इस लिहाज से तो काफ़ी बड़ा होना चाहिए, क्योंकि इसमें बड़े बड़े बुल्की इंस्ट्रूमेंट्स जो है ना वो आते हैं। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स ने AIA उन्होंने 2010 में गाइडलाइंस दी, तो उसके मुताबिक उन्होंने कहा था कि एक ऑपरेटिंग रूम के लिए कम से कम 150 फीट पर स्क्वायर का या 150 फीट स्क्वायर ज्यादा फुल या 50 फीट पर ऑपरेटिंग रूम के लिए एक एरिया जो है ना वो आपके लिए जरूरी है, जो भी ग्रेटर है। शुड बी डेडिकेट टू इक्विपमेंट स्टोरेज एरिया टू प्रिवेंट अकोमोलेशन ऑफ मशीन एंड सप्लाईज इन। अब ये नहीं है कि आपने उनको कॉरिडोर्स में रखा हुआ है, हॉलवेज में रखा हुआ है इन बड़ी बड़ी मशीनों को, जो कि हम लोग मोस्ट प्रोबेबली वहाँ पे पहले ऐसा होता था। इवन के बड़ी बड़ी मशीनों को हमको ऑपरेशन थिएटर में अंदर ही एडजस्ट करना पड़ता था, क्योंकि हमारे पास जगह नहीं थी। लेकिन इतना एरिया अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स के मुताबिक ये एरिया स्टोरेज एरिया के लिए डेजिग्नेट होना चाहिए, वहाँ पे स्टोरेज ये बड़ी बड़ी मशीनें रखनी जानी चाहिए। The operating room storage space does not include additional storage space needed for post anesthesia, ये post anesthesia लिखा हुआ है इक्विपमेंट। वो कहता है ऑपरेटिंग रूम जो स्टोरेज एरिया है, इसमें ये नहीं कि आपने जो पोस्ट एनेस्थीसिया इक्विपमेंट है वो भी वहाँ पे रखें जो कि नीडेड है। एनेस्थीसिया जो स्टोरेज है वो सारी की सारी सेपरेट होनी चाहिए। उसके बाद जो है आपके पास फर्स्ट करो स्टोर है, जहाँ पे आपकी सारी स्टीराइल सप्लाईज पड़ी हुई हैं, उसको आप जो है ना वो डिवीजन, जैसे भी मैंने बताया कि कुछ स्टीराइल सप्लाई रूम अलहदा होना चाहिए और कंटेमिनेटेड जो सप्लाईज हैं वो सेपरेट होने चाहिए। तो ये कैसे होगा? मोस्ट हॉस्पिटल्स कीप स्टीराइल सप्लाई के लिए कहता है मोस्ट हॉस्पिटल कीप अ सप्लाई ऑफ स्टीराइल ड्रेप्स, स्पंजेस, ग्लव्स, गाउन्स एंड अदर स्टीराइल आइटम्स रेडी फॉर यूज इन अ स्टीराइल सप्लाई रूम विद इन द सर्जिकल। सो ये सर्जिकल सूट के अंदर ही होगा। वहाँ पे आपने एक कह लें कि ड्रॉर सा बना लिया, या वहाँ पे एक अलमारी सी बना ली है जो है शीशे की, ऑपरेशन थिएटर के अंदर ही। तो अब वहाँ पे स्टीराइल सप्लाई रूम बनाए। As many shelves as possible should be freestanding from the walls, which permits supplies to be put into a one-sided and removed from the other. अब कहता है बड़ी शेल्व्स होनी चाहिए उनको फ्री स्टैंडिंग, वो दो दीवारों के साथ लगी हुई हैं, जो कि सप्लाईज को आपने यूज करें। टू बी पुट इन वन साइड एंड रिमूव फ्रॉम द, एक साइड से आप उसे डालें, दूसरी साइड से निकलती रहें। Thus older packages are always used first. इसका फायदा ये होगा कि जो पुराने हैं वो पहले यूज होंगे। इन्वेंट्री लेवल शुड बी लार्ज इनफ टू प्रिवेंट रनिंग आउट ऑफ द सप्लाईज। जो आपने उसका खासा डेटा जो है ना वो लाजमी करना है, रिकॉर्ड करना है, ताकि पता चले भाई कौन सी सप्लाई जो है ना वो कम हो रही है। शेट ओवर स्टॉकिंग ऑफ स्टीराइल सप्लाईज शुड बी अवॉइडेड। इसका ये भी फायदा होगा कि जो चीज़ ज्यादा है उससे भी आप बच सकते हैं। The sterile storage should be as close as possible to the sterile processing area. Immediately कह लें कि यहाँ तो हम लोग क्या करते थे, हम लोगों ने ना कुछ ऐसे रखे हुए थे, कह लें कि छोटी छोटी रनिंग जो मूवेबल बास्केट, मूवेबल क्या कहते हैं उनको, अलमारियाँ से रखी हुई थी, जो उसको हम मूव करा सकते थे। उसमें हम लोग जो है ना सर्जरी के दिन से पहले जितनी भी ये जो सप्लाईज यूज होनी थी, ऑलमोस्ट जिनके चांसेस थे, वो हम वहाँ पे आके उसके अंदर हमने एडजस्ट किए हुए थे कि वो उसको हम उसके अंदर जो रेडीमेड जो होती है, जो रेडी टू यूज थी, वो हमने रखी होती थी। ठीक है, तो इसलिए आप ये भी काम कर सकते हैं कि आप वो एक छोटी सी कैबिनेट बना के जो मूवेबल है, आप उसको ऑपरेशन थिएटर के अंदर ही रखें सारी हर वक्त के लिए, ताकि जितनी आपको इमरजेंसी स्टीराइल सप्लाईज चाहिए आप उसको रखें। अगर नहीं ऐसा पॉसिबल तो आप उसको इतना नज़दीक स्टीराइल स्टोरेज एरिया बनाएं ताकि जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो आप उसको वहाँ पे लेके आ सके, और ये भी पॉजिटिव प्रेशर में रखी जानी चाहिए। यहाँ का ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर शुड बी कंट्रोल्ड, और आपको पता है कि इसको कंट्रोल करने के लिए जो मीटर है उसे हाइग्रोमीटर कहते हैं, जो कि ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं। ह्यूमिडिटी 70% से ज़्यादा जो है ना वो नुकसानदेह हो सकती है। मैंने आपको बताया था 30 to 65% ह्यूमिडिटी जो है ना ये रेंजेस है इसकी होनी चाहिए ऑपरेशन थिएटर या एनी एरिया इन द ऑपरेशन थिएटर। तो 70% जो है वो क्या करेगी, कंसर्न फॉर कंडेंसेशन विद इन स्टीराइल पैकेजेस, उनकी पैकेजेस को कंडेंस कर देगी एंड मे परमिट माइक्रो। तो जब वो पैकेजेस कंडेंस होंगे तो माइक्रोऑर्गेनिज्म के ट्रांसफर होने के चांसेस हैं कैपिलरी रिएक्शन की मदद से। इसके अलावा वो कहता है इंस्ट्रूमेंट रूम, मोस्ट हॉस्पिटल्स हैव अ सेपरेट रूम फॉर, ये भी एक अच्छी बात है। अगर नहीं है पॉसिबल कि आप एक सेपरेट इंस्ट्रूमेंट रूम रहें, तो आप वही जो आपका स्टोरेज एरिया है स्टीराइल सप्लाईज के लिए, वहां पर ही आप जो है ना एक जगह डेजिग्नेट कर दें जहाँ पे आप इंस्ट्रूमेंट जो है ना रख सकें। मोस्ट हॉस्पिटल्स हैव अ सेपरेट रूम। 70% ह्यूमिडिटी कैसे हो सकती है?
ह्यूमिडिटी सर हो वहाँ पे तो सकती, मूवमेंट से, पेशेंट की मूवमेंट से ज़्यादा, कह लें कि वाटर यूजेज से, या ज़्यादा इन जगहों से ह्यूमिडिटी बढ़ सकती है, क्यों नहीं बढ़ सकती? सर तो वो एसी की वजह से भी, कूलिंग की वजह से भी तो होती है ना। हाँ, तो वो ना इसी की वजह से होती है, तो उसकी वजह से आपने वहाँ पे पॉजिटिव प्रेशर इसलिए मेंटेन करना है ना। ये हम लोग लैमिनार एयर फ्लो सारा डिस्कस करेंगे बच्चे, अभी अभी हमारा ये टॉपिक आने वाला है। ओके। Most hospitals have a separate room or section of the general workroom designated for storing non-sterile instruments। ये non-sterile instruments वो instruments जो कि आपके पास स्टॉक में पड़े हुए हैं, आपने पास है, जब आपको फलां चीज़ यूज़ करनी है तो आपको पता है, सर्जन को कहता है कि भाई कल मैंने फलां सर्जरी करनी है, तो मुझे ये इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए, तो आप क्या करेंगे, फ़ौरन उसको जो है ना, एक दिन पहले उसकी स्टेरिलाइजेशन करवा के, स्टेरिलाइजेशन शुड नॉट बी मोर देन 24 आवर्स, आजकल के जो सिस्टम चल रहा है, तो आप उन इंस्ट्रूमेंट्स के जो है ना वो बना के, एक सेट बना के, पैक बना के रेडी रखें, या सुबह आने से पहले, सर्जरी से पहले जो 1 घंटा पहले, 1 घंटे का टाइम लगता है मैक्सिमम, तो आप उसको स्टीराइल करवा लें। तो इंस्ट्रूमेंट रूम जो है ना वो भी सेपरेट होना चाहिए, कि नहीं तो कैबिनेट सेपरेट बना लें। द इंस्ट्रूमेंट रूम कंटेन्स कपबोर्ड जिसमें इन विच क्लीन एंड decontaminated instruments stored when not in use। इंस्ट्रूमेंट यूजुअली आर सेग्रीगेटेड ऑन शेल्व्स अकॉर्डिंग टू द सर्जिकल। ये बहुत ज़रूरी है कि आपने हर सर्जिकल स्पेशलिटी के लिए अलहदा एक शेल्व रखनी है, कि भाई ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये हमारा है उसके लिए, ये जनरल सर्जरी के लिए है, ये गायनी के लिए है, ये हिस्टेक्टमी के लिए है, ये लाइपोसक्शन के लिए है, कोई भी है, ये हर्नियोग्राफी के लिए, किसी भी सर्जरी के लिए स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स है वहाँ पे। स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स सच एज intestinal clamps, kidney forceps, bone instruments may be stored after cleaning and decontamination। अच्छा, सेट्स इसके बना के रखे जाने चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है कि हर सेट जो है ना आपको, आप लोगों को सेट्स जो है ना वो ऑपरेशन थिएटर इंस्ट्रूमेंट्स में पड़े भी होंगे, ये कौन सा सेट है, तो इसको बना के रखें। उसके बाद आ जाएगा स्क्रब रूम। जैसे मैंने आपको बताया था कि हर ऑपरेशन रूम के साथ जो है ना एक स्क्रब रूम होना चाहिए, कि इनक्लोज्ड एरिया है, ये क्लीनिंग के लिए, स्क्रबिंग के लिए हम लोग हैंड आर्म जो सर्जरी से पहले हम लोग यूज़ करते हैं, इट इज़ जस्ट एडजेसेंट टू द ऑपरेटिंग रूम। हर ऑपरेटिंग रूम के साथ, या दो ऑपरेटिंग रूम के साथ एक भी आप बना सकते हैं। वाटर स्पिल्स ऑन द फ्लोर आर पर्टिकुलरली हैजर्डस इफ द स्क्रब एरियाज इन ट्रैफिक कॉरिडोर। जो पानी के छींटे पड़ते हैं, वहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है, अगर ट्रैफिक के साथ आप इसको ट्रैफिक कॉरिडोर के साथ ही बनाएंगे तो छींटे पड़ेंगे, तो नुकसान दे सकते हैं। इसको सेपरेट बनाना है। पेपर टॉवल डिस्पेंसर एंड मिरर शुड बी लोकेटेड। ये ज़रूरी है, पेपर टॉवल डिस्पेंसर मिरर यहाँ पे हो, ताकि सर्जरी से पहले पेशेंट, सर्जन जो है ना वो अपनी बैक ऑफ द एल्बोज को देख सके, कि अगर उसमें कोई विजिबल, कोई अगर कोई ड्राई रह गई है, या अगर कोई वहाँ पे विजिबल इन्फेक्ट जो कंटेमिनेशन है, तो मिरर्स बहुत ज़रूरी है जगह पे। सम फैसिलिटीज हैव बॉक्सेस फॉर एडिशनल कैप्स, मास्क, शू कवर्स एंड आई। ये ज़रूरी है, बल्कि ज़रूरी नहीं है कि आप इसको उसकी स्टीराइल सप्लाई के ऊपर रखें, वहाँ पे बॉक्सेस होने चाहिए कैप्स के लिए, ताकि जो बाहर आपने कैप अपने ऑफिस में पहनी हुई थी उससे तो सेपरेट हो जाए। मास्क भी, शू कवर्स भी, इस आई प्रोटेक्शन के लिए सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मौजूद होनी चाहिए, ताकि प्रोसीजर से पहले आप इन सब चीज़ों को चेंज कर लें। The contaminated items should be discarded in the biohazardous trash bin in the operating room after change। तो जो भी आपने यूज़ किया उसको आप ट्रैश में डाल दें। जी, यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो वो आप लोग पूछ सकते हैं।